बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूलैंड के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज हमारे सेगमेंट मीट द गेस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर, जो कि यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और यूथ के हवाले से पाकिस्तान में खासा काम भी कर रहे हैं। चलें इनसे बात करते हैं और डिफरेंट चीज़ों पर इनका ओपिनियन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। अबू बकर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप प्रेसिडेंट हैं यूथ पार्लियामेंट के, तो यूथ पार्लियामेंट क्या काम कर रही है, किन चीज़ों पे काम कर रही है? बेसिकली यूथ पार्लियामेंट जो है वो, जैसे कि वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव मीनिंग जो है वो देता है। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो 68% यूथ बल्ज है, इसको लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ ब्रिज करने का जो काम है वो यूथ पार्लियामेंट ने अपने सर लिया हुआ है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास यंग ब्लड आ रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, उनको पॉजिटिवली इन लेजिस्लेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उन्हें इस प्रोसेस से गुजारा जाए। इसके लिए हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं। उनको डिफरेंट स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें विज़िट करवाया जाता है, इंगेज किया जाता है। इसी तरह जो पार्लियामेंट हाउस है, नेशनल असम्बली है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें ले जा के वो विटनेस करते हैं और उसके बाद डिफरेंट कमेटीज़ के अंदर इस प्रोसेस को असिस्ट करते हैं। तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वर्किंग पे बेस्ड है। जी, आपका इंटरेक्शन यूथ के साथ होता है, आपको क्या लगता है कि जो हमारी यूथ है, आजकल की यूथ है, उसको किन किन मसाइल का सामना दरपेश है? देखें, यूथ का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी ना होना है। आप देखें कि 68%, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेटेस्ट सेंसस जो हैं उसके अगर हम रिज़ल्ट पे देखें 68 to 70% यूथ बल्ज है। और उस यूथ बल्ज में मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि आप हमेशा किसी एक साइड पे होते हैं। अगर ये 68% जो यूथ बल्ज है, ये अगर सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम भी यही लोग हैं। इन्हीं जो लोगों ने, जो यंगस्टर्स हैं, हमारा यंगस्टर आजकल बहुत एट ईज़ हो चुका है। वो बजाय एफर्ट पुट ऑन करने के, उसकी वो ये चीज़ देखता है, अपने बड़ों में देखता है, अपने जो है वो सोसाइटी में देखता है और उसी तरीके से बस जो है वो क्रिटिसिज्म की लाइन वो है वो ले ली और हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना और उसको ठीक करने की एफ़र्ट्स ना करना। तो इस चीज़ को ठीक करना भी यूथ की ज़िम्मेदारी है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ये वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। देखें, एक ग्लोबल भी रिसेशन है और इकोनॉमिक रिसेशन भी कई कंट्रीज़ में चल रही है। हमें उसके साथ अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। उस कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ हमें डिफरेंट मौके ख़ुद जो है वो क्रिएट करने हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो आ रही हैं, दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आप देखें कि इस साल तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो जैसे ये कोविड-19 के बाद ओपन हुआ है और लोग इस स्पीड के साथ जो है वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के, पढ़े लिखे नौजवान, और उसको दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन, हमारे नौजवान जो वहाँ जाके सर्व कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे अपनी कंट्रीज़ में वो अपनी कंट्री के अंदर वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करना, वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि वो यहाँ रहते हुए अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करें। जो एक दफ़ा बाहर चला जाता है, उसको जब आप वो माहौल देते हैं तो उसका वापस आने को कहाँ दिल करता है। आप देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जाते तो शायद इसी कॉन्सेप्ट के साथ हैं कि हम वापस आ जाएंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, वापस आके मुल्क में काम करेंगे। जो लोग आते हैं उनके साथ हम इस तरीके का रवैया रखते हैं कि वो रो के वापस जाते हैं और आने वाले लोगों को भी मना करते हैं कि आपने पाकिस्तान नहीं आना। तो इस सिस्टम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो आपसे और हम जैसे लोगों से ही मिल के बने हैं। तो बजाय इस सिस्टम को गाली देने के, क्रिटिसाइज़ करने के, इसको ठीक करने के लिए एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है कि यूथ इसमें क्या अपना जो है वो इनपुट दे सकती है जिससे ये सिस्टम थोड़ा बेहतर हो सकता है? देखिए, सिस्टम की आपने बात की कि यूथ एफ़र्ट डालेगी तो कैसे जो है वो ठीक होगा।
अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट करना एक पैरेलल सिस्टम है, या अपॉर्चुनिटी के साथ ऑनरशिप भी आती है। ऑनरशिप जब तक हम नहीं करना सीखेंगे, फॉर एग्जांपल हम अपने घर से शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने अपने घर को साफ़ किया और कचरा निकाल के बाहर कर दिया। हमने डिस्पोज ऑफ करना का मैकेनिज़्म कभी ना जो है वो बच्चों को सिखाया है, और ना हम इस चीज़ की तरफ जो है वो प्रॉपरली आए हैं। तो इसका बेहतर हल यही है कि एक ऑनरशिप, सेंस ऑफ ऑनरशिप डेवलप की जाए यंगस्टर्स के अंदर, कि वो अपनी गलतियों को भी ऑन करें, अपने गुड्स को भी ऑन करें, और अपने जो है वो इन चीज़ों से सीख के उसको इम्प्लीमेंट करें सोसाइटी के अंदर। और फिर ये देखें कि जो पौधा होता है उसको आपने रास्ता देना होता है, उसको आपने जब साए से हटाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटी दे के, उसको धूप भी चाहिए। तो जो पौधा है, जो अभी जवान बच्चे हो रहे हैं, उन्होंने आगे इस कंट्री के अंदर एक वैल्यूएबल एसेट बनना है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी हमें देनी पड़ेगी, ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके, या एक माहौल बनाया जाए कम से कम कि अगर वो यहाँ पे काम करना चाह रहा है तो जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है उसमें तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। यहाँ पे अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको 10 इदारे जो है वो मिस हैंडल करते हैं, और उसको इस सिस्टम से इतना उकता दिया जाता है कि वो दोबारा इस सिस्टम में रह के काम नहीं करना चाहता। दूसरा एक मसला ये है कि इस सिस्टम में नौजवानों को खुद उतरना पड़ेगा। हम यूथ पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट का आप निज़ाम जाके देख लें, 342 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 300 मेंबर आपको ऐसा मिलेगा जिनकी जो है वो 6 7 टर्म्स हैं, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी असम्बलीज़ में गुजार दी है, और किसी नए फ्रेश ब्लड को वो आने का मौका नहीं देते। जहाँ वो मौका नहीं देते, वहीं हमारी यूथ का भी कसूर है। किसी ABCD ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और सारी कौम उसी का नारा लगाने लग जाती है। कोई नौजवान नहीं उठता और वो कोशिश नहीं करता कि वो खुद से एफर्ट करे और इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करे। उसको यही है कि मुझे कौन आने देगा, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। मिसकंसेप्शंस बना दिए गए। उन बैरियर्स को हमें तोड़ना है, स्टेरियोटाइप्स को तोड़ना है, और ख़ुद अपने हाथों में इस सिस्टम को जो है वो एक लीगल वे के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए सिस्टम को मजबूत करना। जी अबकर, आप हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली, उसमें किस चीज़ की कमी देखते हैं कि जब हम लोग अपना CV देने जाते हैं एक जॉब के लिए, तो क्यों वो CV हमारा रिजेक्ट हो जाता है या हम सेलेक्ट नहीं होते? इन केस अगर कभी सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्यों कंपनी को या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें जॉब मिलती है उन्हें पहले हमें काम करना सिखाना पड़ता है? और ऐसा होता आ रहा है कि पहले आपको काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि आप तो वही चीज़ें पढ़ के सीख के आए हो ना, तो फिर एक कंपनी क्यों आपको ट्रेनिंग दे? देखिए, दुनिया भर में एजुकेशन का जहाँ पे भी सिस्टम है, वहाँ पे एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक लिंकेज है। एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज वो की है जो इस सारे सेक्टर को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान में इस सिस्टम को, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज को मापने के लिए, स्केल करने के लिए कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने ग्रेजुएट एक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करने हैं, और वो हमें ज़रूरत कितनी है। हमारे यहाँ एक भेड़ चाल बन जाती है। अगर एक फील्ड का बूम आया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बूम आया, हमने इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए, आज 60-70% इंजीनियर बेरोज़गार हैं। और जो बेरोज़गार हैं उनको भी जब और जो रोज़गार पे भी हैं, सॉरी, वो भी आप देखें तो इर्रेलेवेंट जॉब्स कर रहे हैं। वो इर्रेलेवेंट जॉब इसलिए कर रहे हैं कि आखिर पेट तो सबको लगा है ना, वो घर तो चलाना सब ने। तो वो जो एक लिंकेज है वो बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है, जिसको हमें फौरी तौर पे ब्रिज करने की ज़रूरत है। और फिर एक सिस्टम और भी है कि देखें, हमने एक सेल्फ जो है वो फंडेड प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अच्छे इदारे थे, अगर 40 सीटें हमारे पास जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी की थी, तो हमने जो है ना वो इसको सेल्फ फाइनेंस का नाम दे के, उसी तरह इवनिंग प्रोग्राम्स का नाम दे के, हम उस वक्त तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है कि जी मेरा एडमिशन हो गया है, मैं वहीं पे बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ जो मेरिट के ऊपर आए हुए हैं। ऑल्दो के इसमें भी मेरिट बनता है, बट वो उन बच्चों के साथ कैसे compete कर पाएंगे? अच्छा, कंपटीशन तो है, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? क्या सिर्फ उस ये पैसे नहीं एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर दी? चलें, उसके बाद जब एक डिग्री लेके दोनों के पास, एक डिग्री आपकी और मेरी जब सेम डिग्री है, और हमारा जो हमने देखें नापने का एक सिस्टम है ना, हमने जब मार्क्स बनाए हैं कि
1000 में से इतने वाला बच्चा पास होगा या उसका ग्रेड ये है, सेकंड का ग्रेड ये है। ग्रेडिंग इसीलिए की गई थी ना ताकि एलोकेशन भी डिफरेंट हो। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने दोनों को एक बराबर कर दिया और बाहर इंडस्ट्री में यूज़ जो है वो 40 लोगों का आपने प्रोड्यूस कर दिया 100 बंदा, तो वो सारे एक आपस में, वो डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर एक मारो मारी का ही समा होगा। सीवी की आपने बात की है, तो हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो किसी का तरला कर रहे होते हैं, यार मेरी सीवी तो बना दो। हम खुद नहीं बनाते, हम किसी को अपनी कह रहे सीवी बनाने तक में देखें, आप अपनी डेफिनेशन आप क्या कर सकते हैं, आपका स्किल क्या, आप किसी दूसरे को कह रहे हैं यार पुट ऑन कर दे। मैं 60 to 7 हमारा यूथ से इंटरेक्शन रहता है, 60 to 70% यूथ काम ही ये करती है। एट द वेरी लास्ट डे कहीं पे अप्लाई करना। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है, आपने एक ही सीवी बना दी, आपकी टीचिंग की जॉब है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, टीचिंग की जॉब पे भी उसने वही सीवी डाल दी है, और इंडस्ट्री में जहाँ पे प्योर उसने इलेक्ट्रिकल का काम करना है वहाँ भी वही सीवी डाल दी है। तो सीवी करिकुलम विटाया या रिज्यूम है, वो आपका एक जस्ट एक इंसाइट के लिए है कि आपका उस करंट फील्ड के साथ जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, या उससे रिलेटेड आपका क्या स्किल सेट क्या है, आपके पास उससे रिलेटेड क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है। आप डिफरेंट चीज़ों को मिक्सअप करके क्यों एट ईज़ काम नहीं करना चाहते, बस जहाँ से अपॉर्चुनिटी को क्रिएट की, ख्वाह वो फ़ायदे की या ख्वाह वो नुकसान की, एट ईज़ रह के हमने वो काम करना है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर ही हम इस सिस्टम को, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ऑफिशियली भी अगर देखा जाए, और हम लोग अपने इर्द गिर्द एक होल बना लेते हैं और उसी कंफर्ट जोन में रहने को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं ज़्यादा, कि उस कंफर्ट जोन में ही रहना है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना। क्या कोई ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे हम लोग इजीली अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें? क्योंकि कुछ लोगों में हिम्मत ही नहीं होती अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की। मैं कंफर्ट जोन को किसी और तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रेसफुल सा माहौल है और बड़ा स्ट्रेस्ड मुआशरा है। तो अगर एक शख्स को 10 लोगों के दरमियान उसने चाहे सर्कल बनाया, अगर वो पीसफुल फील करता है और स्ट्रेस्ड नहीं है, तो कोई उसमें उभाम नहीं है या कोई मसला नहीं है कि वो उन 10 लोगों में भी रहे। लेकिन जिस कंफर्ट जोन की आप बात करना चाह रही हैं या मिक्सअप कर रही हैं, वो ये है कि अगर एक काम करते वक्त मैं इजी फील कर रहा हूँ और मैं उससे आगे नहीं जाना चाह रहा, तो मुझे वो काम, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर यहाँ लाहौर में काम कर रही हैं, तो आपको अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कराची में मिलती है तो यू हैव टू मूव ऑन। ये आपका कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ के अब जब वहाँ जाएंगी, नई वर्क प्लेस है, नए नए तरह के लोग आपको मिलेंगे, नया सोसाइटी सेट है जिसके अंदर जाके आपने ख़ुद को एडजस्ट करना है, अडेप्टेशन आपको लानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद को जो है वो आपको उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द थिंग कि जहाँ पे हमारा कंफर्ट जोन जो है वो चेंज होगा। और बाकी वो दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ कि अगर आप इर्द गिर्द आप जिन लोगों में कंफर्टेबल हैं, तो उसका कोई मेरा ख्याल है कि भाम नहीं है। वो जो लोग जहाँ कंफर्टेबल हैं उनको रहना चाहिए। अच्छा, आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि जो हमारे मौसम में तब्दीली आ रही है, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं हम पे, पाकिस्तान पे? देखें, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। 2023 को अब तक का हॉटेस्ट ईयर जो है वो करार दिया जा रहा है, और आप अभी से देख लें कि जिस किस्म की सफोकेशन हब्स अब है, ये कभी जुलाई में हुआ करती थी। और जो पीछे हमारे पास मई का महीना गुजरा, इस दफ़ा मई का महीना रिलेटिवली थोड़ा सा कम गर्म था बनिस्बतन पिछले साल के। तो ये जो एक पैटर्न है ये बहुत ड्रास्टिक है। अब इसके जो नुकसान हैं वो ये देखें कि हमारे यहाँ जो फसलें हैं, फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला। रीसेंट पास्ट में चले जाएं तो हमारे यहाँ वीट का बहुत बड़ा मसला आया। हम जो पाकिस्तान ने कभी जो है वो गंदम दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान बेचा करता था, ये नौबत आई कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करना पड़ी। फिर आप देखें कि कई दफ़ा हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा अब पड़ने की वजह से कुछ जो है वो सब्ज़ियां कई दफ़ा ख़राब हो जाती हैं, और कई दफ़ा जो है वो ना प्रॉपर आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इस और दूसरी बात, ये ग्लोबल फिनोमेना, आपके घर में आग लगेगी या आपके घर तक नहीं रहेगी, ये आपकी पूरी गली को अपनी लपेट में लेगी। ये ट्रांस बाउंड्री जो है वो इसका इम्पेक्ट जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम सबको समझना है कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इस क्लाइमेट चेंज में मिनिमल है, और पाकिस्तान इफेक्ट इससे सबसे ज़्यादा हुआ है।
अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें, और ख़ास तौर पे एशिया में अगर हम देखें तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, और इसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन उसकी निस्बत मिनिमल है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा, प्लास्टिक पोल्यूशन से सबसे पहले जो है वो इसको शुरू करें, रिसाइकल क्लिंग की तरफ जो है वो कॉन्सेप्ट की तरफ हमें आना पड़ेगा, हमें पेपरलेस अप्रोच की तरफ आना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ेगा। आप अगर देखें कि पर कैपिटा हमारे पास फॉरेस्ट कवर क्या है, जहाँ पे आपको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में मिलेगा, तो आप कनाडा को देखें जहाँ पे आपको 4 डिजिट्स के अंदर आपको पर कैपिटा ट्री का रेट मिल रहा है। तो कार्बन फुटप्रिंट की भी इसी तरीके के साथ हमारे पास जो है वो रेशो है। तो हमें अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी मूव करना पड़ेगा, अल्टरनेट फ्यूल्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये करते करते ये कि क्लाइमेट चेंज आने वाली नस्लों को अगर इसी तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये चलती रही, तो आने वाले दिनों में और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होकर सामने आएगा। और कुछ हम एट ईज़ जैसे कंफर्ट जोन की पहले भी बात हो रही थी, बना लिया, एयर कंडीशनर्स आ गए हैं, तो वो एक जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी आहिस्ता 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 नेक्स्ट जनरेशन में ख़त्म होती जा रही है। हम मज़ीद वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ जहाँ वो इम्पेक्ट बढ़ रहा है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा होती जा रही है। तो इसको हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, अवेयरनेस से शुरू करना पड़ेगा, और एट सोर्स कंट्रोल जो है वो इसके अंदर लाना पड़ेगा ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। अभी रीसेंट फ्लड्स में आपने देखा है ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना नुकसान, और पाकिस्तान जो एक अरब डॉलर के लिए अब जाके दुनिया के आगे नुकसान का अपना हाथ फैला रहा है, तो 30-40 जो है वो अरब डॉलर का नुकसान हमने देखा है। और इतनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, फूड सिक्योरिटी का लॉस हुआ, इवन ह्यूमन लाइव्स गई हैं, सारा इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर आपने डिस्टर्ब होता हुआ देखा है। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की ही रीज़न्स हैं। इसके ऊपर हम सबको, जैसे मैंने कहा कि मिलके काम करना है, तो हम इसको मिलके ही चेंज कर सकते हैं। अबकर ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये आजकल का जो दौर हमारा जा रहा है उसमें ये कितनी हेल्पफुल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखें, पाकिस्तान में ऑनलाइन लर्निंग का ख़ास तौर पे कॉन्सेप्ट, एक तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनफॉर्मल एजुकेशन का था, यूट्यूब वगैरह की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से समझने की कोशिश करते थे। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि जब ये कोरोना वायरस का जो टाइम आया, तो इससे पहले जो दुनिया बहुत पहले अडॉप्ट कर चुकी थी, मीटिंग्स जो हैं वो जूम के थ्रू होती थी, या इस तरह गूगल मीट या और ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके जो चीज़ें हुआ करती थी वो पाकिस्तान को सिर्फ पता ही तब चला जब ये कोविड-19 का टाइम आया। उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने उसको एक अच्छी स्पीड के साथ उसको अडेप्ट किया, उस सिस्टम को जो है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उससे डिलीवर किया। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब चाहिए। इस टेक बेस एजुकेशन के अंदर हमें वो बंदे लाने पड़ेंगे जो इस सिस्टम को समझते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक अल्टरनेट वे ही है, और एट द एंड इसको अल्टरनेट वे ही रहना है, अल्टरनेट लर्निंग है। तो अल्टरनेट लर्निंग के अंदर आपको यू कैन गेट बेस्ट टीम, और उसके बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ख़ास तौर पे जब इसको बैकवर्ड एरियाज़ में, गाँव में जहाँ से बच्चे नहीं आ सकते, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज को रिप्लेस कर सकता है ये सारा सिस्टम। जहाँ एक पूरा ट्रैवलिंग का सिस्टम करके उन्हें पढ़ने जाना पड़ता था, वहाँ पे अगर एक गांव के अंदर आप ये सिस्टम लगा के पूरी पूरी क्लास को पढ़ाया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। हमें स्पीडली, अगर हमें दुनिया से कम्पीट करना है तो स्पीडली इसके साथ जो है वो हमें कॉप अप करना पड़ेगा और इसकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा। जी, इसी के साथ हम अबू बकर से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अबू बकर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो ये सेगमेंट था आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ अमल चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।